आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन अखिलेश यादव ने किया, समाजवादी पार्टी ने किया, क्या वैसा वो दोहरा पाएंगे विधानसभा चुनाव? भाजपा कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी, तो ऐसे में स्वाभाविक है कि अखिलेश 2027 के चुनाव को पूरी शिद्दत से लड़ेंगे। कांग्रेस क्योंकि भाई सहयोगी दल है, वो अभी कोई पत्ते खोल नहीं किए। ये आपको क्या लगता है, इसे क्या मायने? हमारे यहाँ कई बार क्या होता है, मजबूरियां होती हैं। सियासत में भी वो मजबूरियां होती हैं। पीडीए बनाम पीडीए की लड़ाई होती तो आपको क्या लगता है किसको सियासी लाभ मिलेगा? भाजपा राम मंदिर बना के गदगद थी कि अब तो हम 400 सीट पार कर 400 पार जाए, लेकिन उसका पूरा बना बनाया खेल कांग्रेस और विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने खराब कर दिया। आपको ऐसा नहीं लगता कि राज्य और केंद्र की राजनीति में अखिलेश यादव उलझे हुए? अखिलेश यादव केंद्र और राज्य के बीच झूल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी के हौसले बेहद बुलंद हैं और उसकी वजह भी है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी अपने इतिहास में इतनी ज्यादा सीटें कभी नहीं जीत पाई जितनी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने जीती, वो भी अखिलेश यादव के नेतृत्व में। ऐसे में 2027 को लेकर स्वाभाविक सी बात थी कि अखिलेश यादव फ्रंट फुट पर खेलते हुए नजर आएंगे। लगातार खैर वो बयानबाजी भी कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन उनके साथ चुनाव लड़ेगा, लेकिन इन सब के बावजूद भी सियासी सरगर्मी तेज है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता जो बयान दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं सपा के शीर्ष नेतृत्व से मेल नहीं खाते हैं। यानी चुनावी पेचोखम भी है और चुनाव के लिए तैयारी भी पुरजोर है। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे खास प्रोग्राम संवाद में जुड़े हैं संदेश वाहक अखबार के स्थानीय संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी जी। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि लगातार जिस तरीके से अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जुट गए हैं, बयानबाजी भी तेज है, चरम पे है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन अखिलेश यादव ने किया, समाजवादी पार्टी ने किया, क्या वैसा वो दोहरा पाएंगे विधानसभा चुनाव? देखिए अमित जी, कोई भी पार्टी जब सफलता पाती है तो स्वाभाविक है उत्साहित रहती है और हर पार्टी जीतने के लिए लड़ती है चुनाव। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो या पंचायत के चुनाव हो, इन सब के चुनाव में हर पार्टियां अपना अपना जोर लगाती। अखिलेश यादव या सपा लोकसभा में तीसरी लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी इस बार, और उसमें अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा सफलता मिली पीडीए से। इन्होंने पीडीए का दांव चला, आरक्षण और संविधान खत्म कर देगी भाजपा, इसका संदेश जनता तक कामयाबी से पहुंचाया। उसका रिजल्ट इनको 37 सीटें मिली और लार्जेस्ट पार्टी बनी भाजपा कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि अखिलेश 2027 के चुनाव को पूरी शिद्दत से लड़ेंगे और इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि पीडीए का जो समर्थन उनका लोकसभा में रहा वो उस समर्थन में इजाफा हो, कमी न हो। इसलिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी कह दिया है कि बूथ स्तर पर जाइए। उन्होंने मुद्दों को उठाने की बात कर दी है कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, तमाम मुद्दों पर जिस पे वो हमेशा भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं, उठाते जा रहे हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव ये करीब आएगा उनकी आक्रामकता बढ़ती जाएगी। और ये विपक्षी दल का काम भी है, वो सत्ता प्राप्ति के लिए सत्ता में जो पार्टियां होती हैं उनके खिलाफ वो बोलते भी हैं, सवाल करें। तो इसके लिए
इन्होंने दो तरीके से अपने को तैयार करने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी, एक तो उनका ये है कि हम इस तरीके की रणनीति बनाएं। सपा प्रमुख ने इस तरीके की रणनीति 2027 के चुनाव में बनाई है कि एक तरफ वो दलितों पर पूरी तरह फोकस्ड है, दूसरी तरफ अति पिछड़ों पर फोकस्ड है। दलितों को दो तरीके से सपा प्रमुख अपने पाले में करने की तैयारी कर रहे। एक, जो उनके यहाँ दलित समाज के नेता हैं उनको बड़े बड़े पदों पर बैठाया जाए पार्टी के, और दूसरा बसपा की जो प्रमुख नेता हैं उनको अपने साथ जोड़ा जाए। इसी कड़ी में आपने देखा होगा कि दद्दू प्रसाद को जोड़ा गया। हाँ, दद्दू प्रसाद अंबेडकरवादी कांसीराम की प्रयोगशाला से निकले व्यक्ति, संस्थापक सदस्यों में रहे और बुंदेलखंड में सबसे बड़ा दलित चेहरा थे। मायावती के विशेष सिपह सालारों में भी रहे, बड़े करीबी रहे। तो वहां से जब हटाए गए बसपा से, तो ये आकर के साइकिल पे सवार हुआ। ये रणनीति सपा प्रमुख की कोई नई नहीं कि बसपा के लोगों को हम अपने से जोड़ें। 2022 के चुनाव में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को इन्होंने जोड़ा था, बहुत सारे जो बसपा के बैकग्राउंड से थे। इंद्रजीत सरोज, रामचंद्र राजभर हैं, बाबू सिंह कुशवाहा, तमाम लोग इस फहरिस्त में रहे। तो ये रणनीति भी है उनकी, यानी एक, अपने यहाँ जो लोग हैं दलित नेता उनको आगे बढ़ाया जाए, दूसरा ये कि जो जो बसपा से जुड़े हुए हैं उनको अपने साथ जोड़ा जाए, और ये संदेश दिया जाए कि बसपा अब लगभग सियासत, यूपी की सियासत में दरकिनार हो चुकी है, और दलितों का जो भविष्य है वो सपा के साथ सपा के साथ ही है, और सपा ही सामाजिक न्याय की स्थापना, सामाजिक न्याय की सरकार दे सकती है। यही बार बार वो कह भी रहे। तो आप देखिए कि ये जो पॉलिटिक्स है, एक तरफ तो ये चल रहा है, दूसरी तरफ इन्होंने एक बहुत अच्छी रणनीति बनाई। वो रणनीति ये रही कि अभी हाल में अंबेडकर वादियों को जोड़ने के लिए, जब अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही थी उस समय इनकी टेबल पर, सपा प्रमुख की टेबल पर महर्षि कश्यप, निषाद राज, अशोक, सम्राट अशोक और गौतम बुद्ध की प्रतिमा रख दी गई थी। ये एक सिंबॉलिक चीजें होती हैं जो संदेश देने के लिए हर पार्टियां लगाती हैं, महापुरुषों का प्रयोग करती हैं, और इसी महापुरुष की पॉलिटिक्स उन्होंने चली भी। बाद में महापुरुषों की पॉलिटिक्स चली, तमाम स्वाभिमान स्वमान अभियान चलाया इन्होंने, जो अंबेडकर जयंती के साथ। तो कुल मिला जुला करके जो स्थितियां ये गढ़ रहे हैं सपा प्रमुख, वो उनके पक्ष में लास्ट में कितनी सफल और असफल होती है ये तो 2027 का चुनाव बताएगा। लेकिन जिस तरीके से सपा प्रमुख अपनी गोटियां चल रहे हैं, वो निश्चित रूप से इनके लिए, अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव के बरक्स रख करके देखें तो इनके लिए फायदे का सौदा साबित होगा। इंटरेस्टिंग। अब ये भी आमतौर पर देखा गया, अखिलेश यादव लगातार बयानबाजी दे रहे हैं कि इंडिया गठबंधन साथ में चुनाव लड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस, जो कि भाई सहयोगी दल है इनकी, वो अभी कोई पत्ते खोल नहीं रही है। ये आपको क्या लगता है, इसे क्या मायने हैं? देखिए अमित जी, हमारे यहाँ कई बार क्या होता है, मजबूरियां होती हैं, सियासत में भी वो मजबूरियां होती हैं। कांग्रेस
और सपा दोनों एक पिच पे खेल रहे हैं पीडीए की। हाँ। पीडीए के पिच पे यानी दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ा, तो इन्हीं पर कांग्रेस के अभी फोकस है। सपा को एक झटका उपचुनाव में लगा जब 8 सीटें ये हारे, 2 ही सीट इनको मिली। मिल्कीपुर जैसा चुनाव हार गए, और ये तब हुआ जब लोकसभा चुनाव में ये भाजपा को यूपी में करारी शिकस्त दे चुके थे। बिल्कुल। मिल्कीपुर एक तरीके से सपा के लिए नाक की लड़ाई हो गई थी। अवधेश प्रसाद वहां लगातार अपनी सत्ता बनाए हुए थे। 2017 का चुनाव हो, 2022 का चुनाव हो, हमेशा सीट उनके पास, सपा के पास थी। 8 बार के विधायक थे। खुद अवधेश प्रसाद के बेटे पर इन्होंने दांव खेला, अजित प्रसाद। वहां पर अखिलेश ही नहीं गए, डिम्पल जी भी गई। इसके अलावा तमाम कद्दावर नेता जो सपा के थे, शीर्ष नेतृत्व तो पूरा का पूरा उसने प्रचार प्रसार किया, लेकिन वहां वो असफल हुए। इससे अखिलेश को झटका लगा, और ये झटका कांग्रेस के लिए एक फायदे का, इस झटके में कांग्रेस अपना फायदा देखने लगी। हालांकि वो गठबंधन में थी है, और बार बार ये बात आ रही है कि अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ें, इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के जो पुरोधा हैं या शीर्ष नेतृत्व है या क्षेत्रीय नेतृत्व है, वो लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं, एक ऐसी प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट कर रहे हैं जिससे सपा उन्हें अधिक से अधिक सीट दे। 100%। कांग्रेस को भी ये बात पता है कि वो जाएगी तो जाएगी कहां, क्योंकि बसपा से लगातार बातचीत के बावजूद भी अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि बसपा इनके साथ गठबंधन करेगी। हालांकि ये कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश आज से नहीं कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव 2024 से कर रहे हैं कि बसपा, सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े। इस बार भी इनकी कोशिश यही है कि बसपा, सपा और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़े तो हम अधिक से अधिक सीटें जीत सकते हैं, क्योंकि बसपा का जो कोर वोटर है वो हमको पूरी तरह मिल जाएगा। लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि बसपा कांग्रेस के साथ जाएगी। कांग्रेस की मजबूरी यह है कि अगर उससे यहां अपनी जड़ जमीन मजबूत करनी है, सियासी जमीन मजबूत करनी है, तो उसे सपा के पाले में ही रहना होगा। बिल्कुल। तो ये गठबंधन अब निकट भविष्य में क्या समीकरण बदलते हैं ये अलग की बात है, लेकिन फिल वक्त कांग्रेस और सपा दोनों एक दूसरे से अलग जाने की स्थिति में नहीं है। सपा को पता है कि अगर कांग्रेस के साथ हम चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उनके वोट बैंक में बंटवारा होगा और वो भाजपा को चुनौती देने में कमजोर साबित हो सकते हैं। और कांग्रेस को भी पता है कि अगर हम सपा के साथ गठबंधन नहीं करते हैं तो बंटवारा होगा वोट बैंक का, और हमारे रिजल्ट जो लोकसभा चुनाव में हमें 6 सीटें मिली थी उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। तो हालांकि कांग्रेस पत्ते नहीं खोल रही है, ये ठीक वैसा ही है जैसा बिहार में कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री चेहरा होंगे या नहीं होंगे, बस उनके चुनाव बस तो इसी तरह इसके पीछे खाली पॉलिटिक्स ये है कि हमें अधिक से अधिक सीटें मिले और वो सीटें मिले जहां उनके समीकरण मजबूत हो। ऐसा नहीं लगता विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि पीडीए की विजय होगी, पीडीए की विजय होगी? भाजपा वाले भी कई ऐसे नेता जो अपना पीडीए का अलग परिभाषा बता रहे हैं।
ऐसे में जब पीडीए बनाम पीडीए की लड़ाई होती है तो आपको क्या लगता है किसको सियासी लाभ मिलेगा? देखिए, समीकरणों का राजनीति में अभी लोग विधानसभा चुनाव में वक्त है। राजनीति में समीकरण कब फिट बैठेंगे और कब फिट नहीं बैठेंगे, ये ठीक वैसे ही है जैसे एक इतिहास में जब पूछा जाता है कि युद्ध का कारण बताइए, तो उसमें सारे कारण गिनाए जाते हैं और फिर ये लिखा जाता है कि तत्कालिक कारण ये था। ठीक समीकरण में भी यही हाल होता है कि हम समीकरण तो बनाते हैं, हम गठबंधन बनाते हैं, तमाम चीजें करते हैं और समीकरण हम ये करते हैं कि भाई तत्काल क्या ऐसा क्या पलटा। जैसे आप देख लीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ। भाजपा राम मंदिर बना के गदगद थी कि अब तो हम 400 सीट पार कर 400 पार जाएंगे, लेकिन उसका पूरा बना बनाया खेल कांग्रेस और विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने खराब कर दिया। 240 पे सिमट गए। कहा कि अगर 400 सीटें मिली भाजपा को या बहुमत में भाजपा आई तो आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान खत्म कर देगी। अब आप सोच लीजिए, समीकरण बहुत सटीक था कि अरे 400 सीट मिल जाएगी। मीडिया के जितने मतलब मीडिया क्या जो सर्वे करने वाली राजनीतिक विश्लेषक थे, कंपनियां थी, तमाम लोग जो है वहां फेल हो गए, एजेंसीज। लेकिन भाजपा का पीडीए और इनके पीडीए में बेसिक अंतर है। इनका पीडीए है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उनका पीडीए है पिछड़ा दलित अगड़ा। ए का मतलब अगड़ा यानी सवर्ण। इसमें भी दो तरीके की पॉलिटिक्स चल रही। अखिलेश यादव जनसंख्या के मुताबिक 90-10 का दांव चल रहा है, यानी 90% में अल्पसंख्यक दलित पिछड़ा और सारे हैं और 10% में सवर्ण है। तो 90% और 10% का दांव। उधर भाजपा क्या चल रही है, 80-20 का दांव, यानी 20% मुस्लिम और 80% बाकी। तो ये दांव उनका है कि 80% में हम दलित पिछड़ा और अगड़ा रख लेंगे और बाकी 20% मुस्लिम जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो जाए। इस तरीके की बयानबाजी पहले भी चुनाव में आप देख चुके होंगे कि 100 में 60 हमारा और इसमें भी बंटवारा करके बहुत सारी चीजें होती रही। तो केशव प्रसाद मौर्य इसको हमेशा बोलते रहे। तो ये पीडीए भाजपा ऐसा नहीं है, भाजपा सपा के पीडीए से अंदर खाने बहुत परेशान है। अंदर खाने वो बहुत परेशान है और इसकी काट खोज रही। और इस काट की खोजने में भी महापुरुषों की राजनीति शुरू। अब आप देखिए, पहली बार ऐसा हुआ कि अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में एकदम किया गया। क्यों किया गया? आगरा में ही चुनाव के आगरा में ही कार्यक्रम का आयोजन क्यों हुआ? और आगरा में अगर कार्यक्रम का चुनाव होता है उसमें उपराष्ट्रपति धनखड़ को क्यों बुलाया जाता है? खुद सीएम योगी उसका नेतृत्व करते हैं। तो इसके पीछे पूरा एक समीकरण है, ओबीसी पॉलिटिक्स। और ऐसा इसलिए किया गया कि अहिल्याबाई होलकर धनगर समाज, जो कि पाल, गड़ेरिया कह सकते हैं, पाल बघेल गड़ेरिया एक समुदाय है पिछड़ी जातियों का, तो उसमें आती है। आगरा का जो क्षेत्र है और आगरा के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पाल बघेल और गड़ेरिया इनका वर्चस्व ठीक ठाक संख्या में, मतलब अगर वहां ये जिस तरफ मुड़ जाएंगे उस तरफ इनकी जीत हो जाएगी। एक तो काम इन्होंने ये किया। दूसरा काम इन्होंने क्या किया, बहराइच में महाराजा सुहेलदेव का विजय दिवस मनाया।
महाराजा सुहेल देव के बारे में कहा जाता है कि वे राजभर समुदाय के हैं। राजभर इनके साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर जुड़े ही हुए हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। तो उसका इतना भव्य आयोजन किया गया और उस भव्य आयोजन से एक संदेश भेजा गया। क्या संदेश भेजा गया? कि राजभर समाज को हम आगे बढ़ा रहे हैं, राजभर समाज हमको वोट करे। आप ये देखिए कि ये जो दोनों चीजें हुई, राजभर समुदाय पूर्वांचल में ठीक ठाक पकड़ रखता है और निर्णायक भूमिका, तमाम सीटों पे निर्णायक वोटर्स हैं राजभर के, जो 25 सीटें हाँ, तो वो जिधर जाएंगे उधर जो पार्टी के समर्थन में खड़े होंगे वो पार्टी जीतेगी। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार किया भाजपा ने। इसके पहले 2022 का चुनाव अगर आपको याद होगा तो अलीगढ़ में राजकीय विश्वविद्यालय बना था, जिसका 2021 में मोदी ने आकर के उद्घाटन किया। उस राजकीय विश्वविद्यालय का नाम राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पे रखा गया। राजा महेंद्र सिंह जाट समुदाय के थे और अलीगढ़ जब 2022 का चुनाव हुआ तो अलीगढ़, बुलंदशहर, मथुरा जो जाट बहुल इलाका है, यहाँ की सारी की सारी सीटें भाजपा जीत गई। प्रभाव पड़ा उसका। और तब जीती जब जाट के एक प्रमुख नेता जयंत चौधरी सपा के साथ गठबंधन में थे। तो ऐसा नहीं है कि भाजपा भी अपनी पॉलिटिक्स क्रिएट कर रही है और उसकी भी निगाह दलितों पे है, वो भी दलित समुदाय को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, बसपा के कोर वोटर पे जा रही है। पीडीए में आपके देखिए, अगर अखिलेश यादव के पीडीए में, तो अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स वही है कि अधिक से अधिक हमारे जो है भाई मुस्लिम हमारे साथ ही हैं, पिछड़ी जातियां हमारे साथ हैं, अति पिछड़ी जातियों को लेना है और दलितों को लेना है। और पीडीए की उस सफलता को विधानसभा चुनाव में भी बरकरार रखने की कोशिश करना है, जिसमें हमने लोकसभा में सपा ने जीती थी। तो इसके लिए इन्होंने पूरे कार्यकर्ताओं को संदेश भेज दिया कि बूथ स्तर पे जाइए, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बूथ स्तर पे जाइए और हिंदुत्व की काट करिए। बटेंगे कटेंगे का जो नारा है वो जमीन पर ना हो, जमीन पर आने ना पाए, क्योंकि अखिलेश यादव कई बार कह चुके हैं कि जैसे ही भाजपा हारने लगती है तो वो सांप्रदायिक दृष्टिकोण अपना लेती है, ध्रुवीकरण की राजनीति अपना लेती है। तो ये इनका एक अपना पीडीए है। अब आप एक घटना और मैं आपको जिक्र कर दे रहा हूं कि अखिलेश यादव ने, एक समय था कि राजपूत वोटर, ठाकुर वोटर सपा का समर्थन करते थे, आज लोकसभा चुनाव में भी किया, वरना पूर्वांचल में इतनी सीटें नहीं जीत पाते। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने दूसरा दांव चला। उन्होंने मान लिया कि हमें ठाकुरों का वोट नहीं चाहिए, उम्मीद है कि उनको मिलेगा भी, ऐसा वो सोचते हैं। नहीं, हाँ, ऐसा वो इसलिए सोचते हैं कि योगी जो है ठाकुर हैं, तो ठाकुर तो योगी के नाम पर इन्हीं को वोट देंगे। अब वो बात अलग है। लेकिन 2012 में जब सपा की सरकार थी तो उन्हीं की कैबिनेट में 11 से 12 ठाकुर मंत्री थे। बिल्कुल ठीक। आज की डेट में क्या है कि राणा सांगा के खिलाफ जब रामजीलाल सुमन ने बयान दिया तो उसके विरोध में करणी सेना आई। माना जाता है कि करणी सेना ने जो उनके घर पर हमला किया उसके पीछे भाजपा का हाथ, ये सपा मानती। अखिलेश यादव ने इसमें राजनीतिक सियासी समीकरण बैठाया। सियासी समीकरण ये, इसको ठाकुर बनाम दलित करके पेश कर दिया। रामजीलाल सुमन दलित है, राणा सांगा और करणी सेना दोनों क्षत्रियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इन्होंने आगरा में जाकर के, मतलब उनके घर जाकर के, ये सपा प्रमुख
जा करके इस बात को उन्होंने हवा दी कि ठाकुर जो है दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं। इसको ठाकुर बनाम दलित की राजनीति बनाने की कोशिश की, और यही जैसे ही इन्होंने ठाकुर बनाम दलित की राजनीति सियासी दांव खेला अखिलेश ने, वैसे ही भाजपा बैकफुट पे आ गई। अब उस पे ना वो बोल सकती है ना कुछ कह सकती है। तो आप ये समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में पीडीए ही, ये पूरा जो समीकरण है विधानसभा चुनाव 2027 का उत्तर प्रदेश का, पीडीए बनाम पीडीए ही होगा, पीडीए पर ही लड़ा जाएगा और पीडीए ही रिजल्ट देगा, चाहे वो पीडीए समाजवादी पार्टी का हो, चाहे पीडीए भारतीय जनता पार्टी का। एक अंतिम प्रश्न, अखिलेश यादव जिस तरीके से अभी लोकसभा में वो कन्नौज संसदीय सीट से सांसद हैं, लोकसभा में बैठते हैं, उस कुछ दिनों पहले करहल से वो उपचुनाव लड़कर गए थे, विधान से विधायक थे। आपको ऐसा नहीं लगता कि राज्य और केंद्र की राजनीति में अखिलेश यादव उलझे हुए हैं? और अगर ऐसा है, अगर ऐसा उलझे हुए हैं, तो फिर अगर राज्य की वो सियासत अपनाते हैं, जैसे कि 2027 विधानसभा चुनाव किसी न किसी सीट से वो चुनाव जरूर लड़ते हुए दिखाई देंगे, तो फिर केंद्र की जिम्मेदारी या वहां का जो उनका उत्तराधिकारी है वो किसे वो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? देखिए अमित जी, क्षेत्रीय दलों की बड़ी समस्या है। इसको हम थोड़ा सा पीछे से देखें तो अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स और उनकी असमंजस की स्थिति समझ में आएगी। लोकसभा चुनाव के पहले इंडिया गठबंधन बन रहा था। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार दो बड़े व्यक्तित्व सामने आए उसके सूत्रधार के रूप में। इंडिया गठबंधन, ममता बनर्जी चाह रही थी कि इंडिया गठबंधन उनको प्रधानमंत्री का चेहरा मान ले, अगर वो चेहरा मान ले तो वो सीधे सीधे चुनाव में उतरे। क्षेत्रीय दल की यही समस्या अखिलेश जी के साथ। ममता को माना नहीं गया। भाई गठबंधन में कांग्रेस कैसे मान लेगी कि आपको जो है बना दिया जाएगा मुख्यमंत्री चेहरा? भाई राहुल गांधी है प्रधानमंत्री चेहरा के रूप में, और सबसे बड़ी पार्टी भी है, राष्ट्रीय पार्टी भी है, तो उसका दावा पहला बनता है, जाहिर सी बात। और उसके पास नेता भी है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस नेता विहीन हो। और कांग्रेस को कई जगह सफलताएं मिली भी। तो ऐसी स्थिति में ममता को लगा कि हमें चेहरा माना नहीं जाएगा, तो वो बैकफुट पे हो गई, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर हम केंद्र की राजनीति अति उत्साह में किए तो न राज्य मिलेगा न केंद्र मिलेगा। अच्छा, वो आ भी सकती थी अगर उनके पास कोई सेकंड लाइन होती जो राज्य को संभाल सकता। अखिलेश यादव के साथ भी यही समस्या है। अखिलेश यादव केंद्र और राज्य के बीच झूल रहे हैं। केंद्र की राजनीति करें, जब उनको सफलता मिलती है। अब लोकसभा चुनाव में जब इन्हें 37 सीटें मिली तो इनके दिमाग में आया कि जैसे इनके पिताजी मुलायम सिंह यादव ने केंद्र की राजनीति की थी, 2004 में 35 सीटें मिली थी सपा को, उसके बाद ऐतिहासिक सीटें लोकसभा चुनाव में अखिलेश के नेतृत्व में ही मिली सपा को। उतनी सफलता अभी तक सपा को नहीं मिली जो सफलता अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की झोली में डाली। ये इनकी एक बड़ी सफलता है और इनकी रणनीति की भी सफलता है कि जिस तरीके से इन्होंने रणनीति बनाई, फोकस किया, उसका वो जमीनी स्तर तक पहुंचा। जमीनी स्तर तक पहुंचे, उसका रिजल्ट मिला। तो ये समस्या जब 240 में भाजपा सिमट गई लोकसभा चुनाव में, तो अखिलेश को लगा कि अगर हम केंद्र की राजनीति करेंगे, क्योंकि नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू के उस समर्थन पे टिकी हुई है सरकार, कभी भी डवाडोल हो सकती है, तो हमें थर्ड पार्टी, लार्जेस्ट पार्टी होने का फायदा मिले 100%। तो इनकी राजनीति ये थी कि भाई हम जो है करहल छोड़ते हैं, कन्नौज से पहुंच गई, चुनाव लड़ते हैं और वहां केंद्रीय
राजनीति में पहुंचे। अब विधानसभा चुनाव आ गए। विधानसभा चुनाव में ये लौटे कि हमारा पीडीए तो चलेगा। पीडीए यहां पर उपचुनाव में चला नहीं, तो अब अखिलेश की भी मजबूरी हो गई है कि अगर उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन को बचाए रखना है और सत्ता पानी है तो यूपी में ही रहना होगा। अब यूपी में रहने के लिए इन्होंने, चूंकि वो हार गए थे उपचुनाव में, तो यहाँ के कार्यकर्ताओं का भी भाई स्वाभाविक है कि जब आदमी हारता है तो पार्टियां हारती हैं तो कार्यकर्ता भी थोड़ा उनका हतोत्साहित होते हैं। तो उनका उत्साह बरकरार रखने के लिए, पीडीए का संतुलन बनाए रखने के लिए अब अखिलेश यादव की मजबूरी हो गई है कि वो यूपी की राजनीति में अपने को बनाए रखें। वैसे भी अगर आप देखिए तो लोकसभा चुनाव में, संसद में लोकसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार विधानसभा चुनाव में अखिलेश वर्सेज योगी होता था और चर्चा में चीजें रहती थी, वैसी चर्चा में संसद में अखिलेश यादव नहीं रह पाए। तो मेरा मानना यह है कि अखिलेश यादव यूपी की ही राजनीति को बेस कर रहे हैं आज की डेट में। बाकी निकट भविष्य में अब 2029 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में ये क्या पॉलिटिक्स करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या रणनीति बनाते हैं, ये अलग की चीज है। लेकिन अगर सत्ता मिलती है सपा को 2027 में, तो मुझे नहीं लगता है कि भाई स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री चेहरा अखिलेश है, सीट छोड़नी पड़ेगी, सीट छोड़ेंगे और वहां किसी भरोसेमंद और परिवार के ही आदमी को केंद्र की राजनीति सौंपे। रामगोपाल यादव हो सकते हैं, रामगोपाल यादव हो सकते हैं, डिम्पल यादव हो सकते हैं, धर्मेंद्र यादव हो सकते हैं, या कोई इनका और विश्वसनीय हो सकता है। लेकिन जो भी होगा वो परिवार से ही होगा। यानी कुल जमा उत्तर प्रदेश की सियासत, या यूं कहें कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर जो लड़ाई होगी वो पीडीए बनाम पीडीए की होगी। अब ये पीडीए भारतीय जनता पार्टी का विजय श्री प्राप्त करेगा या फिर समाजवादी पार्टी का, ये तो 2027 चुनाव का परिणाम ही तय करेगा।